नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश और बेहद स्पेशल पेशकश जिसका नाम है स्कूल कहूं या कॉलेज कहूं, लेकिन मैं कहूंगा कि उन स्टूडेंट्स के साथ आज मैं बोलो बोलो मुंह तो खोलो के एक अलग तरह के एपिसोड में आपसे बात कर रहा हूं। इंदौर के डेली कॉलेज में मैं हूं, इसलिए मैं स्कूल कहूं या कॉलेज कहूं थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है सर, क्योंकि ये जो एक नामचीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है 1870 से, यहाँ कॉलेज का नाम स्कूल है और स्कूल का नाम कॉलेज है। अच्छी बात है सर, ये भी एक क्विजिंग टाइप का मामला हो जाता है। और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार, और इनसे करीब करीब 1 घंटे मैंने अभी बात की है। कमाल है। भारत का भविष्य, फ्यूचर, मुस्तकबिल उर्दू में कहें तो बहुत उज्जवल है, क्योंकि इन बच्चों से बात करके, स्टूडेंट से, बच्चों ने, बच्चा तो मैं हूं सर, ये तो आने वाले समय के बड़े बड़े एक्सपोनेंट, अपने अपने फील्ड के प्लेयर्स होंगे, नाम रोशन करेंगे भारत का, अपने पेरेंट्स का, अपने प्रदेश का, जहां से आते हैं ये। तो आज हम जो बात करेंगे इन स्टूडेंट्स के साथ, वो बात करेंगे, जैसा आप जानते हैं कि डेली कॉलेज एक बहुत अलग इस मामले में कि एक वर्सेटाइल डेवलपमेंट के लिए ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है। तो इनसे हम बात करेंगे। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन भारत के सामने चैलेंजेस बहुत हैं। जैसा हम जानते हैं कि आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, और हमारे पास 2 ऐसे पड़ोसी हैं जिनमें एक तो भाई साहब बहुत ही विशालकाय हैं, किसी ड्रैगन की तरह, और नाम उनका चीन है, और एक हैं भाईजान पाकिस्तान। और ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं सर। कितने प्यारे हैं ये आपसे बेहतर कौन जानता है। और चुनौतियां पैदा करते रहते हैं, और कुछ छोटे मोटे बीच में आ जाते हैं, बांग्लादेश जी आ जाते हैं, कभी नेपाल जी भी खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ा, कई बार तो आप देखते हैं कि आसपास के मालदीव जैसे जो छोटे छोटे देश हैं, उनसे भी कई बार स्मूथ जो एक सेलिंग होती है वो नहीं होती है। लेकिन भारत के चैलेंजेस क्या हैं? कई बार हम देखते हैं हिंदू मुसलमान होने लगता है, कास्ट डिवाइड की तरफ चला जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि इतनी बढ़िया हिंदुस्तान की सारी चीज़ें हैं, सफाई के लिए प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी लगे हुए हैं, लेकिन लोग इग्नोरेंट हैं। मैंने आज तक किसी को ट्रेन में ये नहीं देखा कि टॉयलेट पूरी तरह से साफ करके वो खड़ा हुआ है कि फ्लश करके गंदगी ना करके, बल्कि कई बार चाहे किसी भी क्लास में बैठिए, इतना सारा गुटखे का धब्बा सड़कों को देखिए, तब वहाँ भी। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम समाज के निचले तबके को जिम्मेदार ठहरा सकते। चैलेंजेस बहुत हैं भारत के सामने, नटशेल में मैं ये कहूँगा। और ऐसे में ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले समय के हीरोज़ हैं, इनका हिंदुस्तान कैसा हो, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, और हम शुरू करते हैं ये शानदार बातचीत का समय। शुरुआत आपसे करता हूं, अपना परिचय दीजिए माइक्रोफोन को करीब लाकर। जी सर, नमस्ते सर, मैं तनिष्क मोटवानी हूँ। मैं डेली कॉलेज का डेप्यूटी हेड बॉय हूँ, और मैं इंदौर शहर से ही हूँ। कमाल है। तनिष्क, मुझे बताइए कि भारत में आपको किन चीज़ों को देखकर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी है, और कहाँ आपको ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा सा हमको और सुधार करने की ज़रूरत है? जी सर, जैसा कि आपने कहा कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वेरी ट्रू। एंड भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। उसके अलावा आप देखेंगे, अगर इंदौर शहर को देखेंगे, क्लेनलीनेस यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम बहुत प्राउड हैं, क्योंकि इस शहर में बहुत कई वर्षों से इंदौर भारत में नंबर 1 आ रहा है क्लेनलीनेस के तौर पे। वेरी ट्रू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं अपने देश पर गर्व करता हूँ। और क्या चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए? सर, कई चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। एक सबसे पहले जो दिमाग में आती है सर, पॉवर्टी इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू इम्प्रूव एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ as time goes by, because सर बहुत बुरा लगता है when we see the state of poverty here. जो that is very much evident, जहाँ भी हम देखते हैं कई बार वो इतनी तकलीफ में हमको रखती है। पीछे बढ़ाइए, आपकी जो साथी हैं, आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वस्ति तिवारी है और मैं सागर से हूँ। सागर से हैं, वाह। हम उतने से पढ़े हैं यूनिवर्सिटी से। जर्नलिज्म हमने किया। बुंदेली बोल लेती हैं आप?
सर थोड़ी बहुत आती है, मैं समझ लेती हूँ लेकिन। समझ लेती हैं? Yes, sir. समझने में तो बहुत ही क्यूट है। ये बताइए स्वस्तिका स्वस्ति। स्वस्ति का क्या अर्थ है? स्वस्तिवाचन कहा जाता है। स्वस्ति का अर्थ होता है एक किस्म की प्रेयर की शुरुआत करना। जैसे Yes, sir. सरस्वती पूजा के समय या कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो स्वस्तिवाचन किया जाता है। कठिन तो नहीं लगा आपको ये शब्द? ठीक, हाँ। ये बताइए, जो बात हमने शुरू की, अब मैं आपसे थोड़े सजेस्टिव मैनर में सुनना चाहूँगा। स्वस्ति आपको क्या लगता है? आप देश के सबसे स्वच्छ शहर में हैं, जिसकी मिसाल दी जाती है कि कमाल है साहब, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बार मेरे ख्याल से, है ना? 7 टाइम्स, कमाल है। लेकिन अभी भी इस इंदौर में हम सुनते हैं ड्रग्स की बात हो जाती है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि क्राइम का लेवल बड़ा शूटअप होता है। कई बार ऐसा दिखता है कि सोसाइटी का एक रूप बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। हमें समझ ही नहीं आता कि एक यहीं की लड़की, मैं उसको और कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो अपने हस्बैंड को जिस तरह से ले जाती है, और शिलोंग में जो घटनाक्रम होता है, हालांकि ये मनुष्य का स्वभाव है, वो अंधी गुफा है, उसका मन कोई नहीं जानता। आप क्या भारत की किन चीज़ों से, मध्य प्रदेश में जो चीज़ें हैं, भारत मध्य प्रदेश इंटेग्रल पार्ट, कैसे देखती हैं आप? सर मैं भारत को एक बहुत ही कल्चरल डाइवर्स कंट्री की तरह देखती हूँ। ठीक बात है। मुझे लगता है सबसे बड़ी खूबी हमारी देश की है कि इतने सारे डाइवर्सिफिकेशंस होने के बाद, अलग अलग धर्म रहने के बाद भी हम साथ में रह पाते हैं। आज मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, कई लोग हिंदू हैं, कई मुस्लिम हैं, कई क्रिश्चियन हैं, कई बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और मैं उनके साथ उसी स्टेज पे बैठ के पढ़ पा रही हूँ आज। तो ये जो बड़े भारी भरकम शब्द आते हैं, लव जिहाद, ये सब, ये आप लोगों के बीच में तो कभी कोई बाइफिकेशन नहीं करते? नहीं सर। पक्का? यस सर। 100%? यस सर। जी, चलिए उनको दीजिए। हाँ, आप इसी सवाल का जवाब दीजिए। इसका एक कारण ये हो सकता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, हम जिस एटमॉस्फेयर में हैं, वी हैव नेवर बिन एक्सपोज्ड टू सिमिलर सर्कमस्टांसेस, एंड दैट इज़ वाई वी माइट नॉट बी अवेयर ऑफ हाउ इनॉर्मस दिस इज इन द वर्ल्ड आउट देयर. But at this level, what we can do at the maximum is that clashes like these, bifurcations like these, which have been created not by God or not by our own individualistic करिए ना हिंदी perspective, पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो हैं आपके, समाज की रूढ़ियाँ होती हैं, हाँ, ये स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं हम इन्हें, हाँ, तो ये समाज ने ही बनाई हैं, तो समाज को ही इन्हें तोड़ना पड़ेगा. As students, we are the drivers of the आप society. भी समाज हैं, तोड़ेंगे आप? सर मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों के बारे में कह सकती ये हूँ. बहुत अच्छी बात है सर। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, बिल्कुल सही बात है। मैं कैसे ज्ञान देने लगूं कि नहीं मैं तो क्रांति कर दूंगा, कर दूंगी, ये नहीं हो सकती। बहुत, माइक्रोफोन इनको दीजिए। आप कैसे सोचते हैं, भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था है, एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नेंस है हमारे पास, एक सरकार आती है, उसे पूरा मौका मिलता है, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट उस विजन को लेकर आगे बढ़ती है। ये तो बहुत अच्छी बातें हुई। जैसा मैंने कहा, पड़ोसी हमारे बड़े पंगेबाज हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। आपको क्या चैलेंजेस भारत के सामने लगते हैं बड़े? सर बड़े चैलेंजेस की बात करें तो जैसा कि आपने बोला, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, एक तो भारत में इतनी विविधता है कि लोग जातिवाद और इन सब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। विविधता शब्द आपने बहुत सुंदर बोला। सर मैं आप समझते हैं उसको, विविधता? जी सर, हाँ, डाइवर्सिटी। जी सर। हाँ, हाँ। तो सर लोग उसका गलत अर्थ निकाल के उसको जातिवाद की तरफ ले जाते हैं जी। परंतु इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने बोला कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो वे कोशिश करते हैं कि हमारा विकास नहीं उतने स्तर पर ना हो पाए जिस पर अभी हो रहा है, परंतु हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, हमें खुद को समझ के चलना चाहिए कि हमें अपने देश की ओर काम करना चाहिए, देश के प्रति काम करना चाहिए, तो उससे कमाल है बहुत। तो इनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब मैं जब स्कूल में था तो मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन होगी शांति चारों ओर। तो भारत के बारे में हम ऐसे ही सोचते हैं। इधर से बहुत देर से सुंदर बालों वाले हमारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और इनको मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि कमाल है, वाह कितने खूबसूरत बाल हैं, पूरी पर्सनैलिटी ओवरऑल आपकी थोड़ी थोड़ी मेरी तरह। मजाक किया मैंने। जी बताइए। तो मुझे लगता है कि हमारा इंडिया जो है
ऑफ कोर्स हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छे पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे अच्छे गोल्स हैं और फ्यूचर है, हमारा अच्छा विजन है इंडिया के लिए, लेकिन हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हम भी एक मेजरली वेस्टर्नाइज स्टेट बन गए थे एक टाइम के लिए, बिकॉज वी वर अ कॉलोनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 200 हाउ मेनी ईयर्स, राइट? बिकॉज ऑफ दैट हम थोड़े हमारे रूट से हम दूर हो गए हैं. एंड एक एग्जांपल लीजिए, मैं अभी इसी साल 21 डे ट्रिप जापान गया था मैं. एंड वहाँ मैंने सीखा कि मोस्ट जापानीज सिटीजन्स दे फॉर देयर एंटायर लाइव्स देयर इन द कंट्री ओनली, एंड दे डोंट लीव जापान, they don't go to US for the Why? universities, and that's because they have the amenities, they have all this, they have their universities, they have their colleges in the country as well. Whereas मैं सोचता हूँ कि इंडिया में it's always been my goal to go outside, to go to US and maybe Singapore and maybe Canada and any of these states to go and study there for my university and my education after school. तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? Why can I not बहुत imagine बढ़िया, a future बहुत for my college in the country? And I think हमारा education system is definitely like कितने has- लोग इनसे सहमत हैं? आप कितने लोग आप मानते हैं? आप भी सहमत हैं? ये थोड़ी असहमति है जी. हाँ बोल लीजिए जी. जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, लेकिन आप ढूंढना चाहेंगे, आप पढ़ना चाहेंगे तो उससे भी अच्छे कॉलेजेस हमें भारत में मिलते हैं. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होते हैं, वहाँ पढ़ाई के लिए अलग अलग कॉलेजेस बने हुए हैं. तो जितना आप पढ़ना चाहेंगे उतना पढ़ाई आपके पास आएगी. और अगर हम देखें तो बिल्कुल, क्लैट बिल्कुल, की जो एग्ज़ाम रहती है, क्लैट की एग्ज़ाम देते हैं आप तो बेंगलोर जाते हैं नेशनल लॉ स्कूल में, तो वहाँ पर भी मतलब जी ऐसा जी, है कि माफ़ आप कीजिएगा, मैं आप दोनों का परिचय नहीं, आप पहले आप बता दीजिए अपने बारे में, नाम और. मैं वायुदेव सतवानी हूँ, मैं इंदौर से ही हूँ और मैं डेली कॉलेज का टेबल टेनिस का कैप्टन हूँ. अच्छा, और किस क्लास में हैं आप? मैं 11th क्लास में. 11th में जी. मेरा नाम संघमित्र भार्गव है, मैं इंदौर से ही हूँ और मैं अभी 9th क्लास में हूँ. जी, मुझे लगता है कि आप जाना चाहें तो बिल्कुल जाएं पढ़ने के लिए, लेकिन लौट कर आएं. हिंदुस्तान की ये मिट्टी, अगर मैं थोड़ा ड्रामेटिक होके कहूँ तो वही किसी फिल्म के डायलॉग की तरह कि देश बुला रहा है तुझे, आजा. अब आप जाते हैं, आपको अमेरिका अच्छा लगता है, आपको सिंगापुर अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत ही कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ट्रैफिक नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है कि ओ गाड़ी किधर लगा दी यार, पंगा कर रहा है यार, उधर नीचे उधर, ये नहीं है वहाँ. लेकिन फिर भी देश तो हमारा है सर, तो जाइए ज़रूर, लेकिन लौट के भी आइए. क्या आप सहमत हैं? हाँ सर, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ क्योंकि मेरा भी मन है कि मैं एक लॉयर बनूँ, पर मैं पहले यूएस जाऊँ, वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आऊँ और फिर मैं यहाँ आके इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट में काम करूँ, जैसे हरीश साल्वे जी थे उनके जैसे. तो मेरा मानना है कि जब बाकी कंट्रीज़ कंपेयर करती हैं इंडिया को यूएस चाइना से, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है. सब कंपेयर तो कर रहे हैं, पर इंडिया जैसे मोदी जी इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारी 4th लार्जेस्ट इकनॉमी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन से वो करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. बहुत अच्छी बात, कि आपका परिचय हो जाए. मैं विधीरू चंदानी हूँ और मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ एंड आई एम फ्रॉम शहडोल. शहडोल से हैं. जी सर, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? परिचय, पहले परिचय. हाँ. जी सर, नमस्कार. मेरा नाम सहस्त्रांशु सिंह भदौरिया है. मूलतः चंबल क्षेत्र का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी ग्वालियर चंबल. जी, ग्वालियर चंबल से. जी, जी. और अभी इंदौर शहर का निवासी हूँ. 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और राउंड स्क्वायर प्रेसिडेंट हूँ प्रीफेक्टोरियल काउंसिल में. जी जी, क्या सोचते हैं आप जो बात? जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ. स्मरण पटल पे याद आता है तो देखता हूँ कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में लॉयर थे, फिर वहाँ से उन्हें वहाँ पे सत्याग्रह किया, फिर भारत में आके वहीं पे जवाहरलाल नेहरू जी को देखता हूँ तो वो लंदन से लॉयर बैरिस्टर की पढ़ाई करके फिर वापस आए, और ऐसे कई सिविल सर्विसेज करके ऑफिसर्स आए हैं जो. तो आप क्या ये भी कह रहे हैं कि वो समय तो एक पर्पस था सर कि देश को आज़ाद कराना है, आज क्या पर्पस यंगस्टर्स का ये हो गया है? पैसा, मनी 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 मनी, प्रॉस्पेरिटी. जी, ये आपका बिल्कुल सही है कि पहले पर्पस था इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिलाना.
आज भी यही पर्पस होना चाहिए कि हम उस स्वतंत्रता से जब आगे बढ़े, तो जब कॉलोनी थे, कॉलोनी के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहे, जैसे हमारे सोशल इनक्वालिटी रही, जातिवाद रहा, हमारे यहाँ इकोनॉमिक इनक्वालिटी रही, गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए, इसका गैप बहुत बड़ा हो गया। तो हमारा जितने भी लोग वापस आ रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, चाइना हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया बड़ी तो बड़ी फिर कुछ भी बातें तो नहीं है जो निबंध लिखते समय हम कहते हैं जी कि आदर्श से भरी बातें करते हैं, क्योंकि निगाह आप ये बात कह रहे हैं। हाँ और हो सकता है कुछ लोग आपकी क्लिप्स सुरक्षित रखें जी और पूछें आपसे बाद में कि आप अमेरिका से कब वापस लौट रहे हैं। जी अवश्य, अगर मैं लंदन या अमेरिका कहीं जाऊंगा भी तो 100% वापस आऊंगा और भारत की सेवा करना ही बहुत बढ़िया, एक well done। संकल्प ये है। मेरा जी इधर बढ़ा दीजिए माइक्रोफोन। एक और जो भूमिका किसी भी बच्चे के, स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट में जाती है, जैसे मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मेरे माता पिता बहुत खुले विचारों के थे। उन्होंने मुझे कभी पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कहा कि पढ़ना ही है। इवन मेरे फादर एग्ज़ाम के एक दिन पहले कहते थे कि मैच देखो टेलीविज़न पे या सिनेमा होकर आओ। तो मैं उतना अच्छा पिता तो शायद मैं भी नहीं हूँ। आप पेरेंट्स की कैसे भूमिका देखती हैं? क्या बहुत आजकल मैं देखता हूँ आपकी जनरेशन पे बहुत प्रेशर है। वो देखो गुड्डी को 40 लाख का पैकेज मिला है इनिशियल स्टार्ट विद, तो देखो अब इनको तो 1 करोड़ का पैकेज लेना चाहिए। इसको तो हम लोगों ने इतनी एमिनिटीज़ दी, डेली कॉलेज में पढ़ा रहे हैं इसको, और इतना वो हो रहा है ना जी, देखो इतना सब कुछ हो रहा है। क्या आज के पेरेंट्स ज़्यादा डिमांडिंग है? आप क्या उसका प्रेशर फील करते हो? सर आई थिंक इन दी एंड हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। उनका जो भी मेथड होगा, आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो भी फर्स्ट टाइम ही है पेरेंट्स, वो भी मिस्टेक कर सकते हैं, और जो प्रेशर वो डालते हैं वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये गुडी गुडी बातें तो नहीं है ना? पक्का नहीं, बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हाँ वो अच्छा एक माफ कीजिए, मैं रोक रहा हूँ। कोई मुझे बताएगा कि वो थोड़े पेरेंट्स के विचारों से असहमत भी है? कोई है बहादुर आप में से? वाह, आप भी हैं, असहमत भी होती हैं, और इधर सब सहमत वाले हैं। अरे यार, आपने बहुत जम के सिर हिलाया। क्या मतलब घोर सहमत हैं आप असहमत होते हैं कभी कभी? ठीक है, ये चलता रहेगा पार्ट। हाँ, पूरी करने के बाद फिर मैं इधर आऊँगा। कि मुझे लगता है कि बच्चों को पेरेंट्स से सहमत भी होना चाहिए और असहमत भी होना चाहिए। ये बड़ी लाजवाब बात है सर, ये बहुत खूबसूरत बात है। क्योंकि आई थिंक इन द एंड वी विल हैव टू फाइंड आवर ओन प्लेस इन सोसाइटी व्हेन वी बिकम अडल्ट्स, एंड दैट इज, आई मीन, इफ माय पेरेंट्स dictate out my life for me, give me everything on a silver platter, how will I be able to make my place for myself if I'm used to that? थोड़ा सा हिंदी का तड़का बराबर, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा जी। हाँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो प्रेशर वो हम पर डालते हैं वो कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े होकर वो वर्ल्ड भी हमारे ऊपर वैसा प्रेशर डालने वाली है। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आप मुझे ये समझाइए कि बच्चे आजकल प्रेशर में क्यों हैं? मैं देखता हूँ जरा सा मोबाइल छीन लिया तो भाई साहब ने कमरा बंद कर लिया, है ना। मैं अभी जयपुर का मैं देख रहा था, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, वो छोटी सी 10 साल 11 साल की बच्ची वो छलांग लगा देती है स्कूल से नीचे। क्या प्रेशर है या बच्चों ने या टीनेजर्स ने अपने लिए ही चैलेंजेस पैदा कर लिए? नमस्कार सर, मेरा नाम अथर्व है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सर, आप जो बोल रहे हैं वो कई बच्चों में होता है, बिकॉज समटाइम्स द चिल्ड्रन गेट टू इनग्रॉस्ड इन देयर फोन्स एंड दे थिंक दैट इफ द फोन इज टेकन अवे देयर लाइफ इज टेकन अवे, बिकॉज अब जो होता है सोशल मीडिया की एज है सर, सोशल मीडिया इज द न्यू ट्रेंड टुडे। यूरोप में 7 मामले कायम हुए हैं आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए। सोशल मीडिया पे ही लाइफ है सर। लोगों को अच्छा लगता है जब लाइक आती है, जब कमेंट आता है, जब कोई बोलता है अच्छे दिख रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, वैलिडेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और जब कोई छीन लेता है तो ऐसा लगता है अब क्या करूं, अब कुछ करने का ही नहीं बचा। आपको भी लगता है कभी ऐसा? नहीं सर, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता सर। सोशल मीडिया पे ही नहीं होंगे आप? नहीं, सोशल मीडिया पे हूँ सर, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरे सारे दोस्त भी हैं, पर ऐसा कभी मुझे अकेला नहीं लगता अगर मेरा कोई फ़ोन छीन लेता है। कितने फॉलोअर्स हैं सर? ऐसा कभी याद नहीं रखा, देखा नहीं, उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ता है नहीं सर। क्या बात है, सोशल मीडिया एक टाइम पास ही है सर। अगर फ्री हूँ तो कभी देख लूँ, कुछ काम नहीं है
बाकी आई टेक मोर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, आई प्ले स्कॉश सर। अगर सब राइट में देखेंगे तो स्कॉश के टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है सर, जो भी होगा कुछ आप दिन खेलते हैं स्क्वैश? यस सर, मैं स्कॉश भी खेलता हूँ, टेबल टेनिस भी करता हूँ। वाह। आई एम अ वेरी एविड क्विज़र। अथर्व का मतलब समझते हैं आप? हाँ जी सर, गणेश जी का एक नाम है सर। हाँ हाँ हाँ। यस। और गणपति जी की वंदना का एक बहुत सुंदर, जिसको आपके नाम से जो शुरू होता है, स्वस्ति वाचन, गणपति अथर्वशीर्ष, ये बहुत ही सुंदर आराधना है गणेश जी की। चलिए अब मैं पीछे चलूंगा, बहुत सुंदर आपने अपनी बात रखी। सर मेरा नाम नैतिका चौधरी है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि आज बच्चे इतने प्रेशर में इसलिए हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है और जो सोशल मीडिया है वो उसे बढ़ावा दे रही है। आप भी प्रेशर महसूस करती हैं कि क्या बनूंगी, क्या होगा, जवाब देना होगा? जी सर, मुझे तो प्रेशर मुझ पे मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं दिया, पर खुद आपका है? खुद मेरा ही है। वो तो हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं कि आपको जो करना है आप करो। पर आज की ये बढ़ती दुनिया में लोगों को देखकर कि वो कितना कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इतना कुछ हासिल कर रहे हैं, इवन आई फील समटाइम्स दैट आई वांट टू बी इन दैट प्लेस एंड दैट इज़ व्हाई आई गेट प्रेशराइज सो मच दैट इट समटाइम्स लाइक मुझे कभी कभी टेंशन होने लगती है लोगों के, कभी वो वैलिडेशन जो आजकल लोगों को चाहिए होता है, दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स मी स्ट्राइव। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये बताइए मुझे कि 6 बार आउट होते हैं हमारे T20 के कैप्टन। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ब्रिस्बेन में शायद आखिरी 5वां मैच चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो 7वें मैच में बल्ला थामते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने फेलियर्स को एंजॉय करते हैं? आप में से कोई है? इतने सारे लोग हैं फेलियर्स को एंजॉय करते हैं, कमाल है। सच्ची वाली बात है ये कि ये गुडी आप तो नहीं करते सर? भार्गव जी आप? फेलियर्स को एंजॉय नहीं करा जाता, फेलियर से सीखा जाता है। देखिए तो अगर आप एक बार, क्या डायलॉग बोले हैं सर, कमाल कर दिए हैं सर आप तो, वाह जी। अगर आप मतलब मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। 2-3 साल पहले जब पहली बार मैं मंच पर चढ़ा, हाथ काँप रहे हैं, बोल आप पा नहीं रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, और अब आप 3 साल बाद देखते हैं, अब आप कोई से भी इंटर स्कूल में जा रहे हैं, आप फर्स्ट आ रहे हैं। लेकिन इन सब फर्स्ट आने से भी हमको सीखना चाहिए। तो फेलियर्स को एंजॉय नहीं किया जाता, फेलियर्स से सीखा जाता है। कितने लोग सहमत हैं इनसे? मैं भी सहमत हूँ जी। चलिए इधर आइए, हाँ परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम अथर्व कंसल है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आप बताइए कि कैसे इन चैलेंजेस से युवाओं को निपटना चाहिए, क्योंकि आप जिन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं वो भारत को आगे भी ले जाएंगे और भारत को पीछे भी ला सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सर चैलेंजेस से निपटने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैकेनिज्म है। यस सर तो जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ चैलेंजेस है, जैसे रोज़ जाना पड़ता है स्कूल सुबह, फिर शाम को स्पोर्ट्स, फिर ट्यूशन, फिर वही चीज़ रिपीट हो जाती है। सही बात है। तो सर इस चीज़ को एज अ चैलेंज, पहली बात सर चैलेंज को एज अ चैलेंज ही मत लो, वही सर सबसे अच्छी चीज़ है चैलेंज से निकलने की। बिल्कुल सही। दूसरी बात सर, इन चीज़ों को एंजॉय करो, और चैलेंज कब तुम्हारे चैलेंज ना हो के तुम्हें अच्छे लगने लग जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलता। कई बार जिस सब्जेक्ट को हम पसंद नहीं करते, किसी दिन उससे दोस्ती हो जाती है। जैसे कई बार हमारे दोस्त मिलते हैं तो कितनी बातें करते हैं, ये बड़ा प्राउडी है यार, इसके पास मत जाना, बाद में वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। तो प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। सर आपकी तरफ, फिर इधर आऊँगा मैं। सर मेरा नाम अथर्व अग्रवाल है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। जी आप बताइए अथर्व कि भारत के सामने जो चुनौतियाँ आप देखते हैं और उसमें यूथ को सेंटर में रखकर अगर हम बात करें तो आप किस तरह से सिनेरियो को डिफाइन करेंगे? सर मेरे ख्याल से जो आज का यूथ है, जो आज की जनरेशन है, वो ओवर थिंकिंग बहुत करती है। जिसकी ये कमाल बात की सर आपने, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ सर। जिसकी वजह इसीलिए से साइकेट्रिस्ट के इंटरवेंशंस बहुत बढ़ गए हैं। वो जो काम सही करने जा रहे होते हैं वही गलत कर बैठ जाते हैं। इसकी वजह से जो मेरा, आपके साथ भी हुआ कभी ऐसा? सर बहुत बार हुआ है कि जब मैं कुछ, मेरे साथ तो अभी तक होता है, जबकि अब मैं युवा नहीं रहा फिर भी। जी इसीलिए सर जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें जितने सोचने की जरूरत है हमें उतना ही सोचना चाहिए, यार ना ही कमाल है, कुछ ज्यादा ना ही कुछ बहुत कम। बढ़िया बात है।
ब्यूटीफुल, सही, क्या बात है। हाँ, और सर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जैसे आजकल का जो यूथ है वो एक तरीके से अचीवमेंट्स, आज़ादी, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है और वो अपने ही रूट्स और जो अपनी उसकी वैल्यूज़, ओरिजिनल वैल्यूज़, वो उसी को भूल बैठता है। तो सर उस टॉपिक में भी आजकल के यूथ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो अपने ओरिजिनल रूट्स और अपने ओरिजिनल वैल्यूज़ को टाइप ऑफ रिवाइव करे। आप अपनी ओरिजिनल रूट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सर जैसे जो हमारा धर्म है हमें उसको समझना चाहिए, जो हमारी पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए छोड़ के समझ गए के हमने उसे अपनी जिद बना लिया तो यही सही है, यही राइट है, यही सबसे बेस्ट है। सर वही तो हम ओवर थिंक कर बैठ जाते हैं। कमाल का जवाब दिया सर आपने, क्या बात है सर। यह आपका इतना बड़ा जवाब है जो किसी, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं खुद, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्ट किया आपने इस बात को। जी, बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, फिर इधर आऊँगा जी। तो सर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपना सब जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहना चाहिए और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम हर जगह ही मुंह मार ले। आहा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप बात करते हो। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी ओवर थिंकिंग से जूझती हैं कभी कभी? हाँ, मैं भी ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ। अभी भी क्या बोलना है उसे 10 बार पहले सोचती हूँ और फिर बोलती हूँ। तो मुझे भी लगता है कि आजकल के युवा आगे बढ़ने के लिए, कारण क्या है? ओवर थिंकिंग का रीजन क्या है? क्या बहुत प्रेशर फील करते हैं आप कि बहुत आगे जाना है, सितारों से आगे, आसमान में नाम रोशन करना है? क्या कारण है? हाँ, कुछ बड़ा पाने के लिए आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। थोड़े छोटे से काम नहीं चलेगा। वही बात है कि आजकल बच्चे छोटी छोटी खुशियों के बारे में तो भूल ही जाते, जैसे परिवार के साथ समय बिताना। और आप जब घर जाती हैं, जब इंदौर से ही हैं आप? यस। तो आप तो जाती ही होंगी शाम को घर, तो टाइम बिताती हैं या किताबें, होमवर्क, इससे वक्त ही नहीं मिलता? हाँ, वही क्लासेस चलती है, पढ़ाई चलती है और स्पोर्ट्स और इतनी सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट है वो तो करना भूल ही जाते हैं, जो अपने परिवार के साथ जो साथ में रहना। मुझे लगता है कि मुझे एक सजेशंस, हाँ बिल्कुल, इनकी तरफ बढ़ाइएगा माइक्रोफोन। एक सजेशंस अच्छे इंस्टीट्यूट्स की तरफ से है कि बच्चों को एक दिन सिर्फ उनके पेरेंट्स के साथ छोड़ दीजिए, उनके सिबलिंग्स के साथ छोड़ दीजिए, उनके दोस्तों के साथ छोड़ दीजिए, तारे ज़मीन पर आने दीजिए ना। आसमान में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अरे ये लिटिल स्टार एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे सर, लेकिन एक दिन तो उनको दीजिए। कहीं मम्मी पापा से ही नहीं बात हो पा रही है, कहीं अपने दोस्तों से ही बात नहीं हो पा रही। जी सर, मुझे लगता है सारी चीज़ें एक ही चीज़ से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हमें प्रेशर आता है और उस प्रेशर को कम्बैट करने के लिए हम ओवर थिंक करते हैं बहुत बार। तो मेरा जो सॉल्यूशन इसमें रहता है कि हम सोशल मीडिया के अलावा बाहर रियलिटी पे रहें और ग्राउंड पे रहें। जैसे कि मैं अगर आपसे मैं इंटरेक्ट कर रही थी पहले 1 घंटे में, तो मुझे आपके व्यूज़ पता चले, तो मुझे सोशल मीडिया कहीं प्रेशर नहीं आया। और मैं मान लीजिए पहले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थी कि मैं कैसे बोलूँगी, कब कैसे मुझे क्या कहना होगा, मुझे उसके बारे में चिंता नहीं हो रही थी। और अगर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, जैसे कहा, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं तो हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझ में आती है। तो हम हर चीज़, अपने एम्स, अपने लाइफ के करियर को सब कुछ नहीं राइटली पॉइंट आउटेड। हाँ जी, मेरा मानना है कि कभी कभार ओवर थिंक करना ज़रूरी भी होता है। ओवर थिंक नहीं, ये अलग नजरिया आया है, बट थिंक करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये सोच के कि ओवर थिंक नहीं करना, हम कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं और जो हमारा बेस्ट एफर्ट है वो नहीं दे पाते। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ कि ओवर थिंकिंग को भंवर बना देना, भंवर यानी वो जो पानी में गोल 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 चलता है, वो डूब जाते हैं हम कई बार उसमें। ओवर थिंकिंग एक ऐसा वो नहीं बने, एक जाल ऐसा नहीं बने, नेट नहीं बने कि हम उलझ जाएं उसमें, है ना सर? ओवर थिंकिंग भी कई बार ज़रूरी है, लेकिन वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो जैसे अभी 21st सेंचुरी में ट्रॉमा करके एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, ट्रॉमा। जबकि मेरे को जो लगता है कि मॉडरेट थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ना बहुत ज़्यादा लेस थिंकिंग। क्या आप किसी बारे में सोच ही नहीं रहे? बहुत अच्छी बात की, आप बात पूरी कर लीजिए जी। जैसा कि उन्होंने कहा, मॉडरेट थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर थिंक अगर आप करते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत बार जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। और अगर आप लेस थिंकिंग करते हैं तो भी वही चीज़ होती है। तो उसकी एक सही मात्रा होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए थिंकिंग का। ये अगर हमने सीख लिया तो फिर हमने ज़िंदगी में
सब कुछ पा लिया कि ओवर थिंकिंग, मॉडरेट थिंकिंग और कई बार थिंकिंग ही नहीं है। क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, थिंकिंग ही नहीं, अरे मैं तो जो करता हूँ उसी में डूब के करता हूँ, ये भी नहीं। इनके बीच में हमें कई सिचुएशन। सर अपना परिचय दीजिए और बताएं। सर मेरा नाम हार्दिक कोठारिया है, मैं क्लास 9th में हूँ और मैं इंदौर से ही हूँ। सर मेरा मानना है कि ओवर थिंकिंग एक नेट जैसा है और हमें उस नेट से बाहर निकलना आना चाहिए। जैसे अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें उस एक्टिविटी पे टिकना नहीं चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए, दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए और दूसरे एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए कि लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। और सर अगर हम वो कर लेंगे तो हम ओवर थिंकिंग के इस जाल को एस्केप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या चैलेंजेस आप देखते हैं कोठारी साहब भारत के सामने? क्या चैलेंजेस, आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? सर जो भारत सबसे बड़ा चैलेंज फेस करता है मेरे मानने में है कि वो पॉवर्टी है, कि जो लोग हैं जैसे स्ट्रीट पे बेगर्स और वो सब होता है। सर इंडिया में अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी और बेटर हो पाएगी। कैसे ख़त्म होगा? सर उसके लिए हम बहुत सारे मेजर्स ले सकते हैं, जैसे हम लोग लाइक गवर्नमेंट की स्कीम्स हो सकती है और नई और लाइक आपका हमारा भी कंट्रीब्यूशन छोटा मोटा कुछ हो सकता है। यस सर। कल सर आप जैसे किसी हमारे जो पुराने कपड़े, शूज़ जो भी है जो हमें काम नहीं आ रहे, या फिर कुछ खाना ही वेस्ट हो गया तो अगर हम उसे पैक करके होमलेस में बांट दें और वो कर दे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा होगा। और ये बहुत डिग्निफाइड प्रोसेस होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीजिए हम आपके लिए लाए, नहीं सर उसे प्यार से और अंदर से आना चाहिए, वो उनकी भावना सेल्फ आनी रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के, उनसे दोस्ती करके, उनके साथ बैठ के कि इस दीपावली पर कुछ पटाखे आपके लिए भी लाया हूँ, कुछ कपड़े आपके लिए भी लाया, और कितना बेहतर हो कि जो कपड़े हम गिफ्ट कर रहे हैं वही कपड़े हम पहने हो। यस सर। कोई डिस्पैरिटी ना हो। वही शर्ट जो हम अपनी उम्र के किसी बच्चे को दे रहे हैं या किसी टीनेज को दे रहे हैं या किसी यंगस्टर को दे रहे हैं, वही ड्रेस मैंने भी पहनी हो, वही शूज़ मैंने भी पहनी हो। देयर इज़ नो डिस्पैरिटी एट ऑल। जी सर मेरा नाम खुशागर नागौरी और मैं भी 9वीं कक्षा से हूँ। सर जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से बहुत सहमत हूँ और वो इक्वालिटी के टॉपिक की तरफ है। और मेरा मानना है कि इक्वालिटी ही हमारे भारत का एक बहुत बड़ा सल्यूशन है। अगर इक्वालिटी होगी तो पॉवर्टी भी कम होगी और दूसरी चीज़ें भी कम होती रहेगी। बहुत बड़ी बात कही आपने, इनके लिए भी क्लैपिंग। इक्वालिटी कैसे आएगी? इक्वालिटी तब आएगी जब हमारे पास ये समझ होगी कि भारत के 140 करोड़ लोग भारतवासी हैं, ये उन्हें भी समझना होगा। और जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें हमें बहुत प्रेम से समझाना होगा। जैसा कई बार हम सुनते हैं कि महाराष्ट्र में मन से ऐसा करने का नहीं ना, नहीं ऐसे नहीं सर। ठीक है, किसी को मराठी नहीं आती है या उसने महाराष्ट्र के लिए उसके मुंह से कुछ थोड़ा बहुत निकल भी गया, वैसा नहीं करना। नो हिंदू मुसलमान, नो मराठी गैर मराठी, नो स्टैलिन साहब कह देते हैं सनातन डेंगू मलेरिया है, नहीं। बोल भी दे कोई तो डंडा लेके खड़ा होने का नहीं, समझाने का, भैया ये हम सब का हिंदुस्तान, हम सब आगे बढ़ेंगे इसे लेकर। सर मुझे एक चीज़ इस पे ऐड ऑन करनी थी कि सोशल मीडिया की एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो इस डिस्पैरिटी को फ्यूल करती है। मुझे लगता है कि जैसे हमें पता है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही उस पे चलता है कि जो आपको सुनना है वो आप सोशल मीडिया आपको वही सुनाता है, आपको वही दिखाता है, एल्गोरिदम वही है। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे इस डे एंड एज में आई थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू स्टार्ट ब्रॉडनिंग दैट पर्सपेक्टिव्स। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव सुन रहे हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वही चीज़ टॉलरेंस बढ़ाती है एंड दिस कल्चरल डाइवर्सिटीज। बहुत अच्छी बात जी, आपकी सर मेरे ख्याल से भारत के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम उसकी पॉपुलेशन भी है, क्योंकि अभी हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने से पहले 140 करोड़ लोग जिसमें से करीब 100-120 करोड़ लोग जो दिन का खाना भी नहीं खा पाते हैं, उनको खाना खिलाना भी है। इसलिए ये चैलेंजेस अगर हम ओवरकम करेंगे उसके बाद ही हम अपनी इकोनॉमी पे आपने, और ये हमारे इकोनॉमिस्ट और हमारे एक्सपर्ट्स को ये देखना पड़ेगा कि हमारी धरती कब तक 170 करोड़ लोगों के लिए क्या तैयार है, क्या वो अनाज वो ला सकती है वहाँ से, क्या हमारी सड़कें एक दिन चलने के काबिल नहीं रहेंगी जब हम 180 करोड़ 170 करोड़ होंगे और इनमें से कुछ लोगों के पास गाड़ियां भी होंगी। जी
जी बिल्कुल, मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि मैं बड़े ही मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और डेली कॉलेज में मेरे माता पिता को पढ़ाना बहुत ही ऊंची चीज़ लगती है, मतलब वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर वो मुझे यहाँ पढ़ा रहे हैं तो मेरे ऊपर उतना प्रेशर तो रहना चाहिए कि मैं इस सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लूँ, तो ये एक प्रेशर रहता है। दूसरी बात आपने भारत के डेवलपमेंट के लिए करी, तो डेवलपमेंट तभी होगा जब जातिवाद रुक जाएगी। देखिए, जाति यानी कास्ट और वाद यानी उसका आइडियोलॉजी, तो ये जो है वो एक दीमक है जो कि जो लोकतंत्र है ना उसकी दीवार को थोड़ा खोखला कर रहा है। आज हम देखते हैं इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में मेन मुद्दा रहता है जातिवाद, उससे सब वोट बटोर लेते हैं, लेकिन उस इलेक्शंस का जो मोटिव होना चाहिए, जिस इशू पर आप इलेक्शन कर रहे हो, वो एक डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वो विकास की बात होनी चाहिए। बस इतनी बात। ये प्रेशर आप जब वोट करने जाएंगे तो ये प्रेशर आपकी तरफ से आना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए नहीं नहीं नहीं, जैसे वो कहेगा ना कि हम इन फला फला जाति के लोगों को लेकर, जैसे इस समय हम बिहार में सुन रहे हैं, पिछड़ा तो सुना था, अति पिछड़ा भी हो गया, दलित सुना था, महादलित भी आ गया। जो भी वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसे मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति हिंदू मुसलमान हो जाए, जाति स्वर्ण और नॉन स्वर्ण हो जाए, अपर कास्ट और लोअर कास्ट हो जाए। ये तो फिर हमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट में उलझा देगा। आप कहना चाह रहे थे? जी सो मेरी दो बातें हैं। एक बहुत तो प्रिसाइज, वक्त एक कम तो ये वाला डिस्कशन कि ट्रॉमा और आजकल लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत है, तो जैसे कि सोशल मीडिया अगर देखते हैं उसका एल्गोरिदम इस तरीके से स्पेशलाइज्ड होता है कि आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो होता है किसी भी चीज़ का, कि आप इस इवेंट पे नहीं जा पाए, आप इधर नहीं जा पाए, तो ये भी एक ट्रॉमा का बहुत बड़ा रीज़न है। उसके साथ में कि शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के साथ बहुत कम है। हम लोग अपने एल्डर्स के साथ बिल्कुल ज़ीरो बैठते हैं, तो बैठना, बात करना वो बहुत ज़रूरी है। आपके पेरेंट्स की भी गलती है, उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपको बिठाना चाहिए। हाँ, उनकी कहानियाँ सुनानी चाहिए। अपने गांव, अगर आपके सबके गांव होते हैं जी, वहाँ ले जाना चाहिए। वो चीज़ें सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की भी है। जी तो सर, मैं जो आपने मेरे को टॉपिक दिया था तो उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आजकल का यूथ है वो अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करना चालू कर देता है। आपने तो नहीं किया सर? नहीं जी, वो यह भूल जाता है कि वो जो उसके पेरेंट्स हैं वही उसका एक लौता सपोर्ट है, और वो बाकी पूरी दुनिया के सामने टाइप ऑफ हाथ जोड़ लेगा, लेकिन अपने मम्मी पापा से पेरेंट्स भी तो पंगा करते हैं ना, ये करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर वही मैं यह कहना चाहूँगा कि जो आजकल का यूथ है उनको दुनिया से ज़्यादा अपने माता पिता में ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, और उनकी बातों और उनको माता पिता भी तो ठीक बात करें ना सर। आखिर ऐसा कैसे होगा कि वो ट्रैक छोड़ दें और हम ट्रैक पे बने रहें? ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना सर। मैं ठीक हूँ ना सर, है ना? फेयर इनफ ना भाई, दोनों तरफ से ताली बजती है ना। अब पेरेंट्स अच्छा है, उन्होंने हमको जन्म दिया, प्रणाम कर रहे हैं उनको, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग चलती रहे। तो सर वही बात आ गई ना कि हमें पेरेंट्स से सहमत और असहमत दोनों होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्टली। चलो स्वस्ति, तुम भी बोल लो और आप भी बोल लें, कुछ कंक्लूड कर लें। हाँ सर, आपने वोटिंग की बात करी तो मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम एक नेता खड़ा हुआ है तो वो हमारे धर्म के लिए क्या करेगा, हमें ये सिर्फ नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेगा और समाज के लिए क्या करेगा। So right now we are in a stage wherein there are philosophies that exist, there are principles, there are ethics. हमको वो भी देखना पड़ता है, वो हमारा धर्म हो सकता है, but then there is also practicality that we need to be decisive. अगर हमें कुछ करना है वो हमें ही करना है, हमारे लिए कोई और नहीं करेगा। So this is the dilemma, and what we are currently in is actually a conflict between the dharma and the dilemma. And it is up to us that how we choose, and that is why things like these actually matter, क्योंकि हमें पता चलता है हमें क्या करना है, हमारा सबकॉन्शियस बोलता है। दरअसल हम कहाँ चूक करते हैं और गलती करते हैं कि जैसे आप सब डिबेट्स में जाते हैं तो आप तैयारी करते हैं और आप बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विचार क्या आपके होते हैं? वो विचार आपने बहुत सारी जगह से निकाले होते हैं, वो आपके थॉट्स नहीं होते, है ना? वो थॉट्स होते हैं चैट जीपीटी से, किसी बहुत बढ़िया बुक से, कहीं इधर से कहीं उधर से,
और वो तालियां देते हैं आपको, जैसे एक नेताजी भाषण देते हैं तो तालियां खूब बजती रहती हैं, है ना, ये कर देंगे हम, ये लेकर आएंगे, ऐसा जीवन बदल देंगे, तो ताली बजती है, लेकिन वो वैसा करते नहीं है। हम में से भी अधिकांश लोग बोलते समय जो हम बोल रहे हैं सबको मालूम है कि ये नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना है आपको, है ना। बीइंग एन सीनियर मेंबर, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बोलने में, अच्छे बोलने में उतना नहीं उलझें। जैसे मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपका एक अपना स्टाइल है बोलने का, वो स्टाइल बहुत रॉ है, आपकी उम्र से बहुत मैच करता है। अब आप अपनी उम्र में ये बोलने लगे कि टॉल्स्टॉय ने ये कहा था और जैन फिलॉसफी भी ये कहती है और शंकराचार्य के सांख्य दर्शन का मैं उदाहरण दूंगा, तो किसी को मज़ा नहीं आएगा। अगर आप कहें मैं ऐसे सोचता हूं सर कि प्रॉब्लम तो है ना, कहीं पे थोड़ा सर भी खुजा लेंगे आप, तो लोगों को और मज़ा आएगा। आप जाएं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स को आपको ऐसे ही तैयार करना चाहिए, बिल्कुल जैसे आप हैं। आप अगर 15 साल के हैं तो 15 साल के बच्चे की तरह बोलें, अगर आप 18 साल के हैं तो 18 साल के यंग बच्चे की तरह बोलें, है ना। अगर मैं अभी कहूं कि मेरे को लॉलीपॉप खिलाओगे क्या, आप वो कैसा आदमी है यार, लॉलीपॉप की बात कर रहा है, मेरे से मैच नहीं करेगा वो, है ना। या मैं लॉलीपॉप ना भी बोलूँगा 5 स्टार खिला दो भैया, अरे कैसा आदमी है 5 स्टार मांग रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे हैं वैसे बहुत खूबसूरत हैं और वैसे ही रहिए। आपका नॉलेज लेवल मैंने एडजस्ट किया, मैं कोई आपका एग्जामिनर नहीं हूँ, लेकिन आप सब कमाल हैं, कमाल हैं आप सब। आपकी थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपके भीतर के उस किशोर होने की दहलीज पर खड़े मन को मैंने समझा है। आप सब कमाल हैं और आप सब कमाल करेंगे और हिंदुस्तान कमाल करेगा। हम सब मिलकर कमाल करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम सीनियर सिटीजन होंगे, लेकिन हम आपकी पूरी मदद के लिए और आपको एक्नॉलेज करने के लिए तैयार हैं। बहुत शानदार। तो आपने देखा कि ये युवाओं की जो जनरेशन है, जो है तो कॉलेज में, मतलब स्कूल में, समझ गए ना आप सर। डेली कॉलेज में जो स्कूल है वो कॉलेज है और जो कॉलेज है वो स्कूल है। तो इसमें मत उलझिए, क्योंकि जैसे ज़िंदगी कहती है ना कि कई बार हमें किताब का कवर उल्टा मिलता है, एंड वाला पहले मिल जाता है। तो तैयार रहिए, ये जनरेशन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है कि आने वाला समय बहुत सुनहरा है, क्योंकि भारत के पास अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसा इनमें से एक ने कहा कि आप सर्च तो कीजिए, यहाँ सब कुछ मिलेगा। आखिर नालंदा तक्षशिला वाला भारत, जहाँ एक समय पूरे एशिया से लोग आते थे पढ़ने के लिए कि यहाँ बहुत अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था है, आज भी है। दिल्ली कॉलेज है और भी इंस्टीट्यूट्स हैं। कई बार तो गांव के बच्चे कमाल कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई एक टीचर, 2 टीचर, 4 टीचर बहुत अच्छे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मंशा क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन ये सारे बच्चे कमाल करेंगे। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो के स्पेशल एपिसोड में इतना ही। फिर अगली बार कोशिश करेंगे कि कुछ स्पेशल लेकर आपके सामने उपस्थित हो। नमस्कार।